हेलो क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। जो क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है और क्या क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो जैसा वर्ड हम लोग देते हैं ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री, ये नॉर्मली 3 वर्ड से बना हुआ है, यानी सॉरी 3 सिलेबल है, इसमें वर्ड लिखेंगे ट्राइगोनोमेट्री। एक यहाँ पे है ट्राई, दूसरा है गोनो, तीसरा है मेट्री। ये तीनों बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल, और यहाँ पे साइड भी समझेंगे। मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब 3 एंगल या 3 साइड की मेजरमेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और वही हम लोग पढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ है कि 3 एंगल 3 साइड किस में होता है? ट्राइंगल में होता है। तो जाहिर सी बात ये ट्राइंगल होगा। इसमें 3 एंगल, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 2 एंगल हो गया 3 एंगल। 3 एंगल या 3 साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड है। 3 एंगल 3 साइड की मेजरमेंट को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो अब सवाल आ जाता है कि कौन सी ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। क्लास 10th में तो बेसिकली क्लास 10th में ये ट्राइंगल वाला का ज्यादा चर्चा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस को हम लोग एच ही बोलेंगे नॉर्मली। ठीक है, और हम लोग इसको बेस मानते हैं। अगर ये एंगल कंसीडर करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, और बेस अगर ये है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यानी इसको P से डिनोट करेंगे, इसको B से डिनोट करेंगे, इसको H से डिनोट करेंगे। ठीक है, कैपिटल H नहीं स्मॉल h ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पर हम इस चैप्टर को डिटेल में जाने से पहले थोड़ा हम ट्रायंगल की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल होता है, 2 मिनट हम लगाएंगे ट्रायंगल के बारे में समझने के लिए। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है वो पहले समझेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है। तो ट्रायंगल समझते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम लोग ट्रायंगल को समझना जरूरी मानते हैं। तो ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल जो होता है इस हम लोग 3 वे में इसको कैटेगराइज करते हैं, 3 वे में, 3 वे में कैटेगराइज करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यहां से एंगल यहां से, दोनों जगह उठाते हैं सर। साइड यहां से उठाएं, एंगल यहां से, साइड एंड एंगल। आखिर ये कौन सा ट्रायंगल होता है ये भी हम लोग देखेंगे, साइड और बेस पे कौन सा होता है कौन नहीं। ठीक है, तो पहला इसमें साइड के आधार पे कितने ट्रायंगल होते हैं? 3 ट्रायंगल। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा कौन होता है? एस्केलिन ट्रायंगल, एस्केलिन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का साइन होता है। ये जो नोटेशन होता है ये नोटेशन ट्रायंगल का होता है, और ये नोटेशन एंगल का होता है। ठीक है, तो ये चीज हम बताते रह जा रहे हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी एंगल का नोटेशन ये। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में? पहला हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा
राइट एंगल ट्रायंगल, तीन, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल, तो यहां से साइड उठाएंगे आइसोसेलेस और यहां से एंगल उठाएंगे, तो इसका नाम होगा, एक ही होता है इसमें, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल यहां से उठा, आइसोसेलेस यहां से उठा, तो क्या बना, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम सबके बारे में वन बाय वन थोड़ी सी डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। हम यहां से इस बॉक्स में बताना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये साइड, ये साइड, ए साइड, ए बी सी, ए बी सी। इक्विलैटरल मतलब इक्वी मींस इक्वल, लैटरल मींस साइड। वो ट्रायंगल जिसकी सभी साइड इक्वल होता है उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल में यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। क्यों, वो ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल हो। इसमें कितनी साइड है, ए बी, बी सी, ए सी, तीन साइड है, तीनों साइड इक्वल है। हम तीनों साइड को क्या मान लेते हैं, ए। कहने मतलब है, अगर ये साइड ए है लंबाई इसकी, तो इसकी लंबाई क्या होगा, ए, इसकी भी लंबाई ए। ट्रिग्नोमेट्री का यूज इस ट्रायंगल में होता है, वो क्लास 11th में होता है, ठीक है। और हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यानी एरिया रिलेटेड टू सेक्टर्स यानी सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट पढ़ते हैं, वहां पे भी उस ट्रायंगल को यूज करते हैं निकालने में। तो ए बी बी सी ए सी, अब इसमें तीनों एंगल बराबर होता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर होता है, ये भी 60, ए भी 60, ए भी 60। तो इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये इसकी खासियत हुई इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, मीडियन होती है, सेंट्रॉइड होती है, इसमें सभी कुछ होता है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हाँ, एंगल बाइसेक्टर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब हम दूसरी बात डिस्कस करते हैं, कौन सा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो डिस्कस कर दिए। अब डिस्कस करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? Isosceles triangle means if there are two sides of a particular triangle are equal, then it will consider a isosceles triangle. What does it mean? It means if this is a triangle, okay, let me consider this is a triangle ABC, okay, and if any two sides of the triangle, either AB or BC or either AC or AB, any two sides of triangles, any two sides of triangle are equal। अगर ये ट्रायंगल है ABC, या ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल नहीं है, क्या मतलब बनता है इस लाइन कट का, एक लाइन से यहां कट के, एक लाइन से यहां कट के, इसका मतलब AB इक्वल टू AC है पर BC नहीं है, इसीलिए इसको दो लाइन से कट के, यहाँ पे दो लाइन से। तो अगर दो साइड इक्वल है तो इसके दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों, इस साइड के ऑपोजिट एंगल, इस साइड के ऑपोजिट एंगल, दोनों इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल, इस साइड का ऑपोजिट एंगल, दोनों इक्वल है। तो ट्रायंगल AB में यानी ABC में AB इक्वल टू BC डज नॉट, सॉरी, AB इक्वल टू AC डज नॉट इक्वल टू BC। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, पर ये 10 नहीं होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, पर ये 10 नहीं होगा। 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वो नहीं होगा, 10 नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा, 100 डिग्री, पर ये क्या होगा, 80 डिग्री होगा। किसी भी कीमत पे तीनों एंगल, अगर तीनों एंगल बराबर हो जाएगा तो 60 60 60 वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें तो हो गया, तो इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल C डज नॉट इक्वल टू एंगल A, इसमें ये कंसेप्ट हो गया। अब बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल की, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, जैसे A B C, एक लाइन कट की, इसमें दो लाइन, इसमें तीन लाइन। क्या मतलब बना, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसमें ना तीनों एंगल इक्वल है ना तीनों साइड, मतलब इसमें क्या बनेगा, AB डज नॉट इक्वल टू BC
डज नॉट इक्वल टू ए सी, और दूसरी बात एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। इसमें एंगल भी इक्वल नहीं है, साइड भी इक्वल नहीं है। तो ये कहानी हुई स्केलेन ट्रायंगल की। अब आते हैं, बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीन ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन। इसकी कहानी तो मैंने बता दिया। अब कहानी शुरू करते हैं। इनकी पूरी कहानी मैंने डिस्कस कर दी। अब कहानी होती है, किसकी शुरू होती है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में पहला ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल अगर ये 130 डिग्री है, कितना है? 130 डिग्री, ए बी सी को एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होना था। ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180। एक एंगल कोई भी 90 से ज्यादा हो तो 90 से एक क्या है? 130 क्या है? 90 से ज्यादा है। तो और ये दोनों एंगल क्या हो गए? एक्यूट हो गए, ये ऑब्ट्यूज होगा। ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं, इस ट्रायंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा साइड कौन होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सबसे बड़ा ये है, इसीलिए। तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में यूज करते हैं। इस ट्रायंगल का तीनों एंगल एक्यूट है। एक्यूट का मतलब अगर ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो तीनों मिला कितना होना चाहिए? 180। अब यहां से बात है, तीनों मिला के अगर 180 है तो तीनों एंगल बराबर नहीं है, पर तीनों एंगल क्या है? 90 से कम है। 50 भी 90 से कम है, ए बी सी यहां लिख देते हैं। 50 भी 90 से कम है, 60 भी 90 से कम है और 70 भी 90 से कम है। तो तीनों एंगल क्या है? एक्यूट है। तो तीनों एंगल में किसी एंगल को कंसीडर करेंगे, वो तीनों एंगल एक्यूट होंगे। तो या तो हम एंगल यहां से कंसीडर करें तो भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है। अब आता है राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, इसी के ही चर्चा है क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये वाला ट्रायंगल, ए बी सी, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री अगर है एबीसी में, एबीसी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? एच, हाइपोटेनस। और सबसे बड़ा साइड कौन होगा? यही होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी उसके सामने वाली साइड। ठीक है। तो 90 डिग्री सामने हमेशा हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एक एंगल 90 डिग्री और ये दोनों एंगल एक्यूट हो गए। ये दोनों एंगल क्या हो गए? एक्यूट। अगर कहने का मतलब है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। 90 60 90 60 30 कितना होना? 180। अगर इस एंगल को हम कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा। पर अगर इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। अभी हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये भी हो गया राइट एंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल तो है पर आइसोसेलेस है। कहने का मतलब ए बी सी, ये हो गया ट्रायंगल, ये राइट एंगल हो गया। गुड। अब ये एंगल बराबर ये साइड और ये साइड बराबर। कहने का मतलब ये 90 डिग्री तो होगा, पर इसमें राइट एंगल तो हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया, पर आइसोसेलेस भी होना चाहिए। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल, एक साइड ए बी और इसमें बी सी। तो इसमें क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। जाहिर सी बात, ए सी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45। क्यों? क्योंकि जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो क्या बना? आइसोसेलेस। तो ये एंगल बराबर। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल बराबर होता है। कब? जब ये साइड इक्वल होता है। तो अगर हम देखते हैं ये 90 है तो ये 45 भी 45, तो कितना बचेगा? 180। तो इसमें क्या होगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो इसका तो यूज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये यूज होगा। तो ये कहानी हुई ट्रायंगल की। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किस कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, वो क्या कौन कौन से रेशियोज होते हैं, उसका क्या यूज है, उसकी कहानी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। विल कंसीडर नाउ दैट। ओके। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन उसमें एक चीज और समझते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका भी यूज बहुत जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। गुड। तो सबसे बड़ा साइड इसमें 90 डिग्री अगर ये है तो सबसे बड़ा साइड कौन होगा? ये होगा, यानी इसको हाइपोटेनस कहते हैं।
H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस, ठीक है। अब सवाल आ जाता है कि अगर ये हाइपोटेनस है और ये हम इसको बेस मान रहे हैं और इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो सबसे बड़ा साइड है AC को एक तरफ कहेंगे और इसका स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों जो छोटे छोटे साइड है, छोटे छोटे साइड कौन है? एक है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो क्लास 10 के ही सिमिलर ट्रायंगल में हम इसको प्रूफ के रूप में देखेंगे, ठीक है। कैसे प्रूफ होता है अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ से बताते हैं, पर इसका प्रूफ कैसे होता है वो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल में देखेंगे। तो AC कितना है? H का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ये कितना है? P का स्क्वायर प्लस ये कितना है? B का स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे? H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है? H का स्क्वायर इसका अकेले का स्क्वायर और इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा साइड है ये। इस बेसिक फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसे दो फॉर्मूला और बनेंगे। एक फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मुझे पी स्क्वायर निकालना हो, ये निकालना हो, तो ये प्लस में इधर आके माइनस है। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? अगर पी स्क्वायर होगा इसको यही रहने देंगे, ये प्लस में इधर आके माइनस, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। और मुझे अगर बी स्क्वायर निकालना हो, बी स्क्वायर, तो यहां से क्या करेंगे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूला का यूज आगे हम लोग करेंगे, जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में वहां पे, ठीक है। कैसे और क्यों आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम कुछ बातें यहाँ पे कंसीडर करते हैं, वो होता क्या क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि ये ट्रायंगल है, गुड, ये ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का नेम कर दिए ए बी सी, इसकी नेमिंग कर दिए। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब इसको हम थीटा मान लिए, एंगल को हम थीटा मान लिए। एंगल की नोटेशन को दिखाने के लिए कोई भी ग्रीक आनी नोटेशन को हम दिखा सकते हैं। ग्रीक नोटेशंस क्या क्या होते हैं वो हम बताते हैं। ये सब सारे ग्रीक नोटेशंस हैं। कौन कौन हम बताते हैं? या तो हम थीटा यूज करें, पाई यूज करें, अल्फा यूज करें, बीटा यूज करें, गामा यूज करें, ओमेगा यूज करें। ये सारे क्या है? नोटेशंस है। हम यहाँ पे या फिर हम अल्फाबेट ही यूज कर लें, या तो ए यूज कर लें, बी यूज कर लें, सी यूज कर लें, क्यू यूज कर लें, आर यूज कर लें, टी यूज कर लें। हम चाहे तो यहाँ पे थीटा रखें और थीटा नहीं माने तो हम एंगल सी भी इसको मान सकते हैं, ठीक है। एंगल ये ए है तो इसको एंगल ए भी मान सकते हैं, या तो हम इसको थीटा मान सकते हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर में। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, कहीं साइन थीटा लिखा रहता है, तो कहीं साइन ए लिखा रहता है, तो कहीं साइन टी लिखा रहता है। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल में उस जगह पे एंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये तो कहानी यहां तक चल रही है। अब हम इसको थीटा माने, थीटा मान लिए। अब हम यहाँ पे क्या क्या हम सोचेंगे, क्या क्या देखेंगे। थीटा माने तो थीटा के जो सामने होता है ये क्या होता है? पी। थीटा जिस पे बैठा होता है, बैठा है तो बी, बैठा से बी से बैठा, बी से बी, बेस हो गया ये। और ये सबसे बड़ा जो होगा वो हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जिसपे थीटा बैठा हुआ है वो होगा बेस। ये साइन हम दिखाएं समझाने के लिए, क्वेश्चन में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो कुछ रेशियो डेवलप हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है यहां तो डिस्कस नहीं करेंगे। क्लास 11 की वीडियो जब ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे तो वहां बताएंगे कि ये कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डेवलप हुआ है, और साथ में ये भी बताएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां कहां करते हैं और क्या करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, वो हम क्लास 10 में ही बताएंगे। तो अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, अगर कुछ रेशियो याद करना है, जैसे पहले है साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है? बी बाय एच, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है? टी बाय बी, ठीक है। साइन कॉस टेन ये तीन है, तीन रेशियो याद रखना। साइन का उल्टा जो होता है वो
कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाय पी। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी। उलट देंगे, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। उलट देंगे यहां पे भी, बी बाय पी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ मिलता है। पहले में देखें, पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, P बाय एच इंटू एच बाय पी। पी कट जाएगा तो क्या होगा 1। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1। वेरी गुड, एक फॉर्मूला तो मिल गया 1। दूसरा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो यहां क्या होगा, b बाय एच इंटू एच बाय बी। बी एच कैंसल, ए बी 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू ए भी हो जाएगा 1। दूसरी फॉर्मूला इसे बना। तीसरा, अगर हम तीसरा बनाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय बी इंटू बी बाय पी। पी कट जाएगा, बी कट जाएगा 1। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब समझाते हैं ये होता क्या दरअसल। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1। ये हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब कैसे समझते हैं, अब इन तीनों फॉर्मूला को हम कैसे यूज करते हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ, टेन थीटा का वैल्यू क्या है, P बाय बी। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा का P बाय बी इंटू कॉट थीटा का B बाय बी कट जाएगा तो 1 है। सिमिलर हम यहाँ पे किए, सब जगह यही किए। ठीक है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन का वैल्यू P बाय एच इंटू है यहाँ पे, तो यहाँ भी इंटू, और कॉसेक H बाय पी, तो H बाय बी कट के यहाँ पे 1 होगा। H से H गया, P से P गया, कट के 1 हुआ। ये तो यहाँ पे हो गया। अब हम इन तीनों फॉर्मूला को हम आगे कैसे समराइज करते हैं, तो इसका मतलब 1 लिखने के मेरे पास कितने तरीके हुए, 3 तरीके यहाँ पे मिल गए। 1 लिखने के 3 तरीके कौन से मिले, 1 लिखने के मेरे पास 3 तरीके मिले। कौन, पहला मिला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यहाँ 1 लिखने का तरीका बता रहे हैं। दूसरा क्या मिला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। 3 मिला। अब इससे कितने फॉर्मूले बना सकते हैं, हमें ये देखना है। अगर मेरे पास साइन थीटा, यहां पे लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जो अगर साइन 30 है यहाँ पे और कॉसेक 30 है, दोनों के वैल्यू पुट कर देंगे तो मुझे 1 मिलेगा। कुछ भी साइन 120 कॉसेक 120 के वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ही मिलेगा उसी रकम। अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। पहला अगर फॉर्मूला इसे बनाना चाहते हैं, साइन थीटा का साइन थीटा लिखेंगे, इक्वल टू का इक्वल टू 1, यहाँ पे कॉसेक यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होता है, डिवाइड में लगेगा कॉसेक थीटा। कोई बोलेगा कि नहीं समझ में आएगा, कैसे हुआ, समझते हैं इसे इस तरह से। जैसे 5x इक्वल टू अगर हम 20 लिखते हैं तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 20। हमें x निकालना है तो x लिखेंगे इक्वल टू 20 का 20, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। वही काम हम यहाँ पे किए। जैसे कुछ और तो ये कट जाता है 4, वही चीज यहाँ पे जैसे 3x इक्वल टू अगर 10 है तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 10 हो गया। मतलब हम x निकालना चाहेंगे तो x 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई है, 10 का 10 रहेगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो 3 आके इधर डिवाइड होगा। सवाल आता है x को क्यों नहीं डिवाइड किया, मुझे x का ही वैल्यू चाहिए था, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में होगा।
अब डिवाइड में है तो इसका रूल क्या बनता है, जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे x इक्वल टू 10/3 नीचे 1, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, वही चीज 3 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 1, तो 3x इक्वल टू 10। सेम चीज इसी को समझाने के लिए मैंने सब किया कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/cos, यहाँ अगर मल्टीप्लाई में तो आगे डिवाइड में होता है, ठीक है। इसी को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। अगर किसी को अगर लगता होगा कि ये कैसे किया, तो बेसिक बात तो इसका यही है। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, थीटा इक्वल टू 1 का 1, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या देखें, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। इट मींस इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मीन्स, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इफ साइन थीटा का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो कॉसेक की वैल्यू डिक्रीज करेगा, या कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर कॉसेक की वैल्यू अगर बढ़ रही है, कॉसेक बढ़ रहा है यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ रिलेशन में, इसका मतलब हुआ साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉसेक थीटा, या तो हम ये लिख सकते हैं कॉसेक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन, ये लिख सकते हैं, ठीक है। हम उसको हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, हम ग्राफ देखेंगे साइन कॉस टेन, तो वहां बताएंगे साइन कैसे कॉसेक की इनवर्स है और कॉसेक कैसे साइन का इनवर्स है, यानी साइन इनवर्स है कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स है साइन, वो हम साइन थीटा का ग्राफ कॉसेक थीटा का ग्राफ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तो भी फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे, वो क्लास 11th में भी है और हम 10th में भी चर्चा कर देंगे, लेकिन 11th का चीज है, ठीक है। दूसरा चीज है कॉसेक थीटा इंटू, अब हम बताते हैं यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे क्या है, एक ए हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब इसको भी हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, इसी रूल से जैसे इसको लिखें, और दूसरा इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, सेम प्रोसेस यहां से। तीसरा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, तो हम इसको कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/टेन थीटा, बिल्कुल उसी तरीका से जैसे हम इसको लिखें। और इसका फर्स्ट सेकेंड इसको ये भी लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो ये मेरे बेसिक फॉर्मूला हुआ जो हम साइन कॉस टेन बताए। तो ये 1 लिखने का तरीका है, एक तरीका ये है 1 लिखने का, एक तरीका ये है 1 लिखने का, यही तो बताए थे, सॉरी, एक तरीका ये है लिखने का और एक ये है, ठीक है। तो 1 लिखने के जो तरीके हैं यहाँ पे, तो 3 तरीके हैं, तीनों को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये है, इसका यूज तो है। दूसरा 1 लिखने का तरीका क्या है वो हम बताते हैं, एक और 1 लिखने का तरीका क्या है वो भी हम बताते हैं। उसको भी 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये क्या है, नहीं, अभी इसको प्रूव कर देंगे। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी 1 होता है, हम प्रूव करेंगे इसमें। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 लिखने के लिए मेरे पास कितने इंस्ट्रूमेंट बन गए वो हम देखते हैं। तो 1 लिखने के लिए 3 यहां पे और 3 यहां पे, तो 6 तरीका से हम 1 लिख सकते हैं। कैसे, एक बार हम समराइज कर देते हैं। 3 यहां पे और 3 यहां पे भी लिख देते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। पांचवा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और छठा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 3 फॉर्मूला मुझे स्क्वायर में मिलेगा, स्क्वायर के टर्म में, और 3 बिना स्क्वायर में। तो इस तरह से 6 तरीके से 1 2 3 4 5 6 तरीके से हम
वन लिख सकते हैं। ये तो रहा मेरा पहला वीडियो का कहानी। पहले वीडियो में हम यहाँ तक चर्चा में पहुंचे हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है। सेकेंड वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम पहले इसकी प्रूफ भी देखेंगे कि ये होता क्या है, ये सही है गलत है। उसके बाद हम उसके अलावा कितने तरह का हम ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, उसमें एंगल वगैरह वो हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, तो हम सेकेंड वीडियो में क्या होगा वो चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को समझें, देखें। देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में कहाँ कुछ कमी रह गया। अगर आपने पहले से ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अगर आप ऑलरेडी से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो आप मुझे प्लीज लेट मी नो। इन केस इफ यू हैव गॉन थ्रू द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, तो काइंडली लेट मी नो where I just know, like, in case if you do not understand anything else, any concept, please feel free to just message me in the comment section and let me know where you did not understand. I'll happy to let you know to explain. ये मेरी कमी होगी अगर मैंने इस वीडियो में जो कुछ बताया अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बच्चे की गलती नहीं होगी, बल्कि ये मेरी कमी होगी। कहीं ना कहीं मैंने इसमें कमी किया होगा, तभी आप नहीं समझ पाए होंगे। अदरवाइज समझ में तो आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो मेरी कमी होगी। उम्मीद करते हैं कि जिन्हें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आए तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं दोबारा उस पर बनाऊंगा वीडियो कि आखिर कहाँ हो सकता है मैंने कहीं कुछ गलत बोला हो, कहीं मिस किया हो। मैं कोई परफेक्ट तो हूं नहीं, ह्यूमन बीइंग हूं, रोबोट तो हूं नहीं, मशीन तो हूं नहीं, तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई होगी, मैं मानता हूं इस चीज को। तो आप प्लीज उसे मुझे बताएं। आई विल बी रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। टिल देन टेक केयर, बाय।